जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार सिंह आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये जो चैप्टर है क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और थोड़ा सा केमिस्ट्री और साइंस पढ़ने से पहले क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से अगर जो बच्चे क्लास 10th में एडमिट हो गए हैं मतलब जिनका एडमिशन क्लास 10th में हो चुका है उनसे बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि क्या साइंस के बारे में आप क्या जानते हैं, केमिस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मैं बच्चों से अनुरोध करूँगा कि सबसे पहले वो थोड़ा सा साइंस और केमिस्ट्री के बारे में जान लें, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो बुजुर्ग जो टीचर होते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस होल्डर जो टीचर होते हैं वो सबसे पहले बच्चों से पूछते हैं कि साइंस के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट साइंस। तो सबसे पहले सबको साइंस की डेफिनीसन आना जो है बहुत ज़रूरी है। तो साइंस की डेफिनीसन क्या होती है? साइंस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे आसपास हो रहे सभी बदलाव जो कि फिज़िकल और केमिकल चेंजेस, दो तरह के चेंजेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो जो भी चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में होता है उसकी हम स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी को हम लोग कहते हैं साइंस, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना साइंस कहलाता है, ठीक है। तो अगर साइंस को डिफ़ाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि साइंस इज़ ए स्टेप बाय स्टेप नॉलेज अबाउट एनीथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम क्या कर रहे हैं, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं और हायर लेवल तक जा रहे हैं उसकी स्टडी में, तो ऐसी स्टडी को हम कहते हैं साइंस। जैसे आप लोग अभी क्लास 9th में आप लोगों ने मैटर पढ़ा होगा, मैटर के बारे में पढ़ा होगा। तो वहाँ पे आप लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा होगा, फिर एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से फिर पूरा मैटर बनता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा। वैसे ही क्लास 9th में ही आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा बायोलॉजी में। तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी तरह से हम जीरो टू हायर लेवल तक की स्टडी करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, हमारे साइंस के अंतर्गत आ जाता है। अब साइंस के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम लोग आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री के बारे में भी जान लेना थोड़ा सा आवश्यक है। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जो हमारे आसपास हो रहे सारे चेंजेस के बारे में हमें बताती है, ठीक है। जैसे अगर हम एक तरह से अगर हम डेफिनेशन केमिस्ट्री की जानना चाहें तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि केमिस्ट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ ऑल द चेंजेस अकरिंग इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनसे कौन डील करता है, केमिस्ट्री डील करती है। तो केमिस्ट्री जनरली हमारे आसपास हो रहे इन्वायरमेंट में हमारे जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 चीज़ बोल रहा हूँ, फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंजेस में जनरली क्या होता है, स्टेट का चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे हमने पानी को फ्रिज में रख दिया, आइस क्यूब में पानी भर के फ्रिज में रखा, तो वो जो आइस क्यूब होता है उसमें बर्फ़ जम जाती है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बस वाटर का एक स्टेट चेंज हो रहा है। वाटर हमने रखा था लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब वो बर्फ़ बन गई, आइस बन गई, तो उसका स्टेट कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जनरली कंपोजिशन का चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे अभी मैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस का थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, 2 चीज़ें आपस में रिएक्ट कर जाती हैं और जो सब्सटेंस नया बनता है उनकी रिएक्शन के बाद उसका जो कंपोजिशन होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जिसे हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में बस इतना अंतर है। जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे मोमबत्ती जलती है, आप लोग देखते होंगे कैंडल जो जलता है, तो कैंडल में क्या होता है, कैंडल का जो धागा जलता है
तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कंबसन रिएक्शन हो रहा है। तो वहाँ जो हमारा धागा है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब कैंडल जलता है तो उसका जो वैक्स होता है, जो उसकी मोम होती है, वो क्या हो जाती है, पिघलती रहती है। तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो जो मोमबत्ती का जलना है हमारे, वो फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में कॉम्पोजिशन चेंज हो जाते हैं और फिजिकल चेंज में केवल स्टेट चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं जनरली, और केमिकल चेंज को जनरली रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल चेंज कहते हैं, या केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस इन विच मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। आप ध्यान से इस डेफिनीशन जो लिखा हुआ है, इसी डेफिनीशन के सहारे आप समझ सकते हैं कि कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस इन विच more than one substance react with each other to form new substance with different property and identical mass is called as chemical reaction। इस पूरे कथन का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज़ें, एक से अधिक चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, रिएक्शन कर रही हैं, और उनकी रिएक्शन के बाद एक नई चीज़ बन रही है। जो नई चीज़ बन रही है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें कि ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और कोई नया चीज़ सी बना रहे हैं। तो सी जो होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ए और बी दोनों से क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, और इनका जो मास होगा, मास का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जितना इसमें प्रेजेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, मास का डेफिनेशन शायद आप लोग को पता होगा कि मास क्या होता है, किसी भी क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनमें जो हमारा मैटर होता है उसमें कितना पार्टिकल प्रेजेंट है उसी के ऊपर उसका मास डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो हमारा मास होता है और जो प्रॉपर्टी होती है, दोनों जो हमारा मास होता है केमिकल चेंज में वो क्या होता है, सेम होना चाहिए, और जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्लास 9th में आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल और फिजिकल चेंज। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज करवा रहे हैं तो उसमें जो मास होता है वो बराबर रहना चाहिए। इसका मतलब ये जो दोनों चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं और ये जो नई चीज़ फॉर्म हो रही है, इनका जो मास होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया, 100 ग्राम ए लिया और 100 ग्राम बी लिया, तो अब टोटल मिला के कितना हो गया, 200 ग्राम हो गया। तो ये दोनों चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करने के बाद ये सब्सटेंस सी का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो इसका मास कितना होना चाहिए, 200 ग्राम होना चाहिए। ना ये 199 हो सकता है, ना ये 201 हो सकता है, मतलब ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना मास हम रिएक्टेंट साइड में लेंगे उतना ही मास हमें प्रोडक्ट साइड में मिलना चाहिए। यही होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और मास आइडेंटिकल होता है। अब मास आइडेंटिकल होता है ये तो मैंने आपको बता दिया कि मास आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करने के बाद वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस डिफरेंट प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर कहीं पे आग लग जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आग लगने के बाद हम हाइड्रोजन गैस का छिड़काव कर दें तो आग और तेज़ी से फैलती है। शायद आप लोग जानते होंगे कि अगर कहीं पे हाइड्रोजन गैस का छिड़काव कर दें, आग लगी है तो आग बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे कि अगर कहीं पे ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो तो वहाँ पे आग लग भी नहीं सकती है। जैसे आपको बहुत सारा एग्जाम्पल करके दिखाया जाता है,
जैसे मोमबत्ती हमने जला दिया, फिर मोमबत्ती के ऊपर हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दिया, तो जब कुछ देर बाद मोमबत्ती क्या होती है, बुझ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस एरिया में जितना ऑक्सीजन था वो मोमबत्ती ने क्या कर लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था कंबसन रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो जो भी चीज़ें जलती हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहीं पे हाइड्रोजन का छिड़काव करें तो भी आग तेज़ी से पकड़ेगी, और ऑक्सीजन अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो भी आग जल्दी से लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो हैं आग जलाने में हमारा क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हुआ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो वाटर प्रोडक्ट बना है। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है? वाटर बना है। अब आप लोग जानते होंगे कि अगर कहीं पे आग लग जाती है तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, और फायर ब्रिगेड क्या करती है, आके पानी का छिड़काव करती है। आग बुझाने के लिए किसका छिड़काव करती है? पानी का छिड़काव करती है। और पानी बना किससे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो इस पूरे रिएक्शन से ये कंफर्म हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि पहले क्या कर रहे थे, आग लगाने का मतलब आग को क्या कर रहे थे, एक तरह से प्रमोट कर रहे थे, वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, आग को क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले इनकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, लेकिन रिएक्शन के बाद जो ये नई सब्सटेंस बनी है इसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो गई है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए सोडियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया। सोडियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनता है, शायद ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम जो होता है एक पॉइज़न का काम करता है। अगर हम सोडियम को थोड़े ही मात्रा में खा लें तो वो क्या होता है, पॉइज़न का काम करता है और हमारी मृत्यु हो सकती है। और वहीं पे अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन गैस को अगर हम ज़्यादा मात्रा में क्या कर लें, इनहेल कर लें, अगर ज़्यादा मात्रा में सूंघ लें क्लोरीन गैस को तो भी हमारी मृत्यु हो सकती है। इसका मतलब ये सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या हैं, डेथ कॉजिंग सब्सटेंस है। लेकिन अगर इन दोनों का रिएक्शन करा दिया जाए, सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करा के सोडियम क्लोराइड बना दिया जाए, तो यही सोडियम क्लोराइड, आपको जान के हैरानी होगी कि यही सोडियम क्लोराइड हमारे घर के खाने में डेली यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है कि सोडियम क्लोराइड जो था, सोडियम और क्लोरीन जो अलग अलग सब्सटेंसेस थे, इनको खाने से हमारी क्या हो रही थी, मृत्यु हो जा रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करने के बाद जब सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या करता है, हम जानते हैं कि हमारे घर के खाने में डेली जो नमक यूज़ होता है वो सोडियम क्लोराइड ही यूज़ होता है। तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है, हमारे पहली बात तो ये है कि खाने में टेस्ट को बढ़ाता है। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड क्या करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है, डाइजेशन में। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या करता है, मदद करता है। मतलब जो सोडियम और क्लोरीन हमारे लिए अभी घातक था, वही रिएक्शन के बाद सोडियम क्लोराइड बनाने के बाद हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करने लगा। मतलब ये हेल्पफुल नेचर का हो गया। तो यहीं से पता चलता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं पूरी तरह से, और मास क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है, ये तो था केमिकल रिएक्शन के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने जान लिया। अब केमिकल इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए क्या है, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लिखना और पढ़ना दोनों ज़रूरी है। तो किसी चीज़ को हम स्टडी तभी कर सकते हैं जब वो कहीं पे लिखा हुआ हो। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, उसी मेथड को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन के मेथड को ही क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंबल और केमिकल फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। कभी भी क्या करते हैं, हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हम वहाँ पे एलिमेंट का नाम नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है या सिंबल लिखा हुआ है Mg, ना कि मैंने मैग्नीशियम पूरी तरीके से लिखा हुआ है, पूरा वर्ड नहीं लिखा है, मैंने केवल सिंबल लिखा है। जब आप लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे आपको
एलिमेंट्स के नाम के साथ साथ उसका सिंबल भी मिलेगा, तो वही सिंबल यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। और जो कंपाउंड हमारा बनता है हम उसका क्या करते हैं, नाम न लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरा जो यहाँ पे रूल है वो क्या है, स्टेट शुड बी रिटेन। स्टेट का मतलब कि वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, मैटर के किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है या गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जनरली 4 स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, या फिर अगर किसी सॉलिड को हम लोग पानी में डिसॉल्व करने के बाद उसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो उसे कहते हैं एक्वस फॉर्म और उसे AQ से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस फॉर्म, इन फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैसेस के फॉर्म में, और यहाँ पे जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक है। तो ये स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या है, मास शुड बी बैलेंस। मास शुड बी बैलेंस का मतलब जितना मास हमने इस तरफ लिया है, रिएक्टेंट साइड में लिया है, उतना ही मास हमें प्रोडक्ट साइड में मिलना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम हमारा कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 2 है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिल रहा है वो भी कितना है, 2 है हमारा। ठीक है। तो टोटल मिला के जो हमारा मास होना चाहिए वो इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। और लास्ट में क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे एक एरो बना हुआ है, तो ये एरो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को डिनोट करता है, और ये जो एरो का हेड साइड है वो बताता है कि ये प्रोडक्ट है। ठीक है। अगर कहीं पे एरो बना हुआ है तो एरो का जो तीर का जो सिर वाला भाग होता है उसकी तरफ क्या प्रेजेंट होता है, प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, और जो पूंछ वाला भाग होता है, जो टेल साइड होता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। जो चीज़ें आपस में क्या कर रही हैं, रिएक्शन कर रही हैं, जिनकी वजह से हमारी रिएक्शन हो रही है, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जो चीज़ बाद में नई सब्सटेंस फॉर्म होती है, जो नई चीज़ बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने का, केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका होता है उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। तो हमने 2 चीज़ों के बारे में जाना, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। ठीक है। तो जनरली हम इन 5 बातों पे ध्यान देते हैं। अगर ये 5 चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारे आसपास जो घटना घट रही है वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। जैसे पहला होता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट तो ये नॉर्मल सी बात है, ये जनरली फिजिकल चेंज में भी होता है। तो चेंज इन स्टेट में क्या होता है, 2 चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो जो नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसका स्टेट क्या होता है, बदल जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों किस फॉर्म में रिएक्ट कर रही हैं, गैसेस के फॉर्म में रिएक्ट कर रही हैं, और जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो किस फॉर्म में बन रहा है, लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप कॉपर सल्फेट लेंगे, कॉपर सल्फेट में क्या डालेंगे, आयरन डालेंगे। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है ये कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसका स्टेट हो जाता है एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट ऑफ कॉपर सल्फेट में जब हम आयरन के नेल डालते हैं, आप लोग जानते होंगे आयरन नेल्स के बारे में। आयरन नेल्स क्या होते हैं, जिसको हम कील कहते हैं। ठीक है। आयरन नेल्स को जब हम डाल देंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है यहाँ पे फेरस सल्फेट में चेंज हो जाता है, और इसका कलर जो होता है वो ग्रीनिश या ब्राउनिश कलर हो जाता है। ठीक है। ग्रीनिश कलर हो जाता है, मतलब इसका कलर ब्लू से ग्रीन में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन कलर भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। दूसरा, उसके बाद हमारा तीसरा जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें गैसेस रिएक्ट भी करती हैं और गैसेस का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है।
बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें गैसेस, जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल हम लोग देखें तो यहाँ पे गैसेस क्या कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम ये एग्जांपल देखें तीसरा वाला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम क्या डालेंगे, जिंक डालेंगे, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस हमारी प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रही है, और यहाँ पे जो गैसेस थी वो रिएक्टेंट के फॉर्म में, मतलब आपस में रिएक्ट कर रही थी, और यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रही है। तो जनरली जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें गैसेज इवॉल्व होती हैं। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करने के बाद उनका टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब इसका सबसे साधारण एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि घरों में क्या होती है, घरों में पहले वाइट वॉशिंग जब होती थी, जब पुताई होती थी घरों के दीवारों की, तो हम लोग चूने का यूज़ करते थे। ठीक है, अब तो बहुत सारे वाइट पेंट वगैरह आ गए हैं, पहले चूने की पुताई की जाती थी। तो उसमें क्या होता था, चूना जो होता है हमारा, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं कॉमनली, तो क्विक लाइम का जब सॉल्यूशन हम लोग बनाते थे, मतलब चूने को जब पानी में डालते थे तो जो पानी होता था हमारा वो खौलने लगता था पूरी तरीके से। इसका मतलब क्या होता था कि वहाँ पे हीट निकलती थी पानी से। तो हीट जब निकलेगी तब क्या हो जाता है, हीट निकलने का मतलब कि टेम्परेचर में चेंज आया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग पानी में डालते हैं तो वो हीट निकलती है, और उसके साथ साथ क्या बनता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेक्ड लाइम। इसी स्लेक्ड लाइम को यूज़ करके हमारे घरों में क्या होती है, वाइट वॉशिंग होती है। ठीक है, वाइट वॉशिंग मतलब घरों के दीवारों की पुताई होती है, किसको यूज़ करके, स्लेक्ड लाइम को यूज़ करके। तो स्लेक्ड लाइम बनने के साथ साथ हमारी हीट भी निकलती है, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ये भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। चौथा जो है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि प्रेसिपिटेट का मतलब तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जहाँ पे लास्ट में हमें एक ऐसा सॉलिड मिल जाए जो कि डिज़ोल्व ना होता हो, तो उस सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, फिर फिल्टर कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम लोग आपस में मिक्स करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट मिलता है। यहाँ पे देखिए लिखा है एस का मतलब क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सॉलिड फॉर्म का मतलब क्या है, ये इनसॉल्युबल सॉलिड है जो कि डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा कोई सॉलिड जब मिलता है हमें जो डिज़ोल्व नहीं होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कहते हैं। तो जनरली ये 5 चीज़ें हमारे केमिकल रिएक्शन में हमें देखने को मिलती हैं। पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर, तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने जाना केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिखने के रिप्रेजेंटेशन के मेथड को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फिर हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो केमिकल रिएक्शन में जनरली ये 5 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि हमने विस्तार से जाना, एग्जाम्पल सहित जाना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे पहले चैप्टर का, जिससे लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।